इससे ये बात समझ में आई कि यदि हमको परिवहन के साधनों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना है तो उसके लिए तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। एक तो इस स्तर से जा सकते हैं, मतलब बाई लैंड के द्वारा, जमीन के द्वारा या समतल के द्वारा या भूमि के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्थल मार्ग। और दूसरा मार्ग होता है जल मार्ग, यानी कि किसी एक देश से दूसरे देश में जैसे मंगवाना है हमको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी के जहाज का उपयोग करते हैं, तो जल मार्ग हो जाएगा। और तीसरा है वायु मार्ग। इंडिया से चाइना, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होता है, टोक्यो ओलंपिक गेम होता है, तो भारतीय खिलाड़ी जो है चाइना में टोक्यो में जाते हैं एशियन गेम्स में खेलने, या टोक्यो में अभी ओलंपिक गेम हुए तो 2020 में, 2021 में जब उसका कोविड की वजह से लेट हुआ तो फिर वो 2021 में जब कोविड हुआ उसके बाद 20 के बाद तो हमारे देश के खिलाड़ी जो गए बस, क्योंकि बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा देखूं कैसे कितना पढ़ा रही हूं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस चैप्टर को आप इस रूप में कैसे और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मैं इससे परिवहन के साधन को पढ़ाने के लिए बच्चों को जो है जैसे चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जैसे मैप का यूज कर सकते हैं। भारत के मानचित्र में जो है जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, उसके द्वारा भारत के 72 चार जो है जिलों को चार जो है प्रदेश को शहर को महानगरों को जोड़ा गया था। कोलकाता और आपका जो है नई दिल्ली और इधर आपका मुंबई और आपका ज्योग्राफी टीचिंग के लिए आप सबसे बढ़िया बताइए कि कौन सा चीज आपको ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा पढ़ाई। मैं दो चीज, एक मैप और दूसरा एटलस। वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट कौन है, आप पढ़ाना चाहेंगे? सब करो, खाली देखो एक काम करना, खाली बीच हेडिंग रहने देना, जगह भी पढ़ाएंगे। बेटा सपोज खड़ो, खाली टॉप उनको विषय और प्रकरण, क्योंकि इंट्रोडक्शन करना है इसलिए करिए। कॉपी लेते जाइए। गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए आज हम जियोग्राफी को पढ़ेंगे और जियोग्राफी में सबसे जरूरी ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, एनीवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, और जब तक आप साइंस नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे, तब तक उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि आज का जो समय है वो प्रैक्टिकल के बेस पे होता है, टोटली प्रैक्टिकली होता है। और जैसे जियोग्राफी को अगर पढ़ना है, भूगोल को आपको पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसके बारे में जानने के लिए एटलस या आपको मैपिंग की बहुत जरूरत होती है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के पास एक एटलस होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकरण पर बात करेंगे आपके साथ, तो उसको विजुअल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विजुअल नहीं करेंगे तब तक चीजों को सीखने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे आपदाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो नेचुरल हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, बहुत सारे आपके आपदाएं हो सकती हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ कुछ एक क्वेश्चन आपसे पुट अप करूंगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है ज्योग्राफी के अंदर, बताइए। सभी लोग बताएं, जिनको पता हो वो बिल्कुल जरूर बताएं इसको, बताइए। प्राकृतिक आपदा जी बताइए आप। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि। जी जी बहुत बढ़िया, बैठिए। आप बताएंगे प्लीज, जो पीछे आप बताइए। भूकंप है, ज्वारभाटा है। तो कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बताना चाहेगा कि भूकंप आने के कारण क्या होता है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हाथ ऊपर करिए। पृथ्वी के आंतरिक कंपनों के कारण जो हलचलें होती है, पृथ्वी के अचानक कब जाना ही भूकंप। अच्छा, मतलब अगर इसको प्रैक्टिकल करोगे तो कैसे करोगे बाबू? जैसे ये मान लीजिए आपके सामने ये डस्टर है ना, तो डस्टर में भूकंप आया कि नहीं आया,
आप जैसे ही कांपेगा ये तब आपको पता चलेगा कि कांप रहा है। अदरवाइज अगर इसको साइंटिफिक मेथड से प्रूव करना होगा तो कैसे करें? प्रश्न तो ये है। उसके लिए पैमाना और नहीं, वो तो मापन करेंगे। प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, बैठ जाओ, मैं उसी को समझाता हूँ। देखिए आज हमारा जो प्रकरण होगा वो भूकंप पे बेस्ड होगा। किस पर होगा? भूकंप पे बेस्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, भूकंप के पर बेस्ड होगा हमारा प्रकरण। ध्यान देना। देखिएगा बाबू, सबसे पहले जरूरी होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप लोगों को पता होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये देखो एक तस्तरी मैं आपको दिखाता हूं। मैं जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर है, तो हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी लेयर दर लेयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, डेंसिटी मतलब घनत्व के अकॉर्डिंग उसका जो है धीरे धीरे या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो आप सोचो, अगर कोई एक स्टूडेंट को मैं बैठा दूं नीचे, कोई एक उसके ऊपर एक को और बैठा दूं, तीसरे को भी उसके ऊपर बैठा दूं, ये बताओ सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर पड़ेगा? सबसे नीचे वाले पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा दबाव नीचे वाले पे है ना, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन इसी तरह से जो ऊपर होगा उसकी डेंसिटी बीच वाले का उससे ज्यादा और सबसे नीचे वाले का सबसे कम। तो ये डेंसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पृथ्वी को के विषय में आपको थोड़ी सी बात और जानना होगा। जैसे हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ के ओरिजिन के बाद हम जब देखते हैं यहाँ पर कि सर इसमें तो जैसे देखिएगा, जो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ते हो तो उसमें जो एक ज्योग्राफर रहे जिनका नाम है मेरे बाबू स्वेस। क्या नाम था? स्वेस महोदय ने बताया कि पृथ्वी में 3 लेयर होती हैं। अब प्रश्न ये हुआ सर हम माने कैसे इसको? 3 लेयर होती हैं, प्रैक्टिकल करके इसको बताइए सर। तो हर कुछ प्रैक्टिकली है। जैसे अभी मैंने देखा मेरे भाई साहब एक पढ़ा रहे थे हिंदी भी प्रैक्टिकल का है, क्योंकि जो हिंदी देवनागरी लिपि है वो भी साइंस है। तो हर कुछ प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। देखिए अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते समय हम देखेंगे जो ये वाला पार्ट है ना, तो रेडियस मैथ भी पढ़ा आपने, तो मैथ का भी उपयोग यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है बाबू? व्यास, है ना भाई। कोई भी सर्किल है, वैसे पृथ्वी हमारा सर्किल में नहीं है, ये बात तो क्लियर है एकदम, सर्किल तो नहीं हमारी पृथ्वी, लेकिन ये तो बिल्कुल श्योर है कि किस प्रकार की है हमारी पृथ्वी। आपसे ये मेरा प्रश्न है जी, जियोइड आकार की है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जियोइड आकार होता क्या है। केवल पढ़ लेते हैं हम कि जियोइड आकार का है, नारंगी की तरह है, अदरवाइज बहुत सारे थिंग्स उसके लिए चलते हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन कहीं नहीं मिला जियोइड होता क्या है। तो बाबू याद रखिएगा, जब इक्वेटर लाइन पर उभार, अब इक्वेटर कहां पे आएगा? इक्वेटर पृथ्वी के मिडिल पे आएगा। देखिए समय ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा ये हाथ है, ध्यान मेरा ये हाथ है, यूं इधर एक बार प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे ये मेरा हाथ है, इक्वेटर वाला भाग ऐसे उभरा हुआ है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है। तो इक्वेटर से दोनों को हाफ मान लिया जाता है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब दोनों में देखिए जहां से इसको डिवाइड किया गया है उसको क्या बोलते हैं? ये व्यास होता है। और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। बिल्कुल सही। देखिएगा यहाँ पर, तो बाबू बताइए, जैसे यहाँ पर ये त्रिज्या आ गई और टोटल जो इसका व्यास है, टोटल जो इसका व्यास है, तो इसका टोटल व्यास कितना होता है जी बाबू? सभी त्रिज्या है। अब इसको आप एक को बाहर उठा दो, एक बार को इसके नाम से उठा के बाहर कर दो, देखो कुछ न्यू स्ट्रक्चर आ जाएगा। हम कैसे करके बताइए कि ज्योग्राफी में खाली मैप दिखा देना नहीं है। ये जो चैप्टर है ये बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। डेमो किस प्रकार आप पढ़ेंगे? बच्चों को कि भूकंप के बारे में बताना कैसे है,
सी देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है जब प्रदर्शन करके देखना, दिखाना। कैसे करेंगे? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम बैठे हैं, सोए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कभी कभी सेंस करते हैं, हिल रहे हैं। ये क्या है? पहले आपका आंसर भूकंप नहीं होगा, ये कंपन कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है ना? इसको हम ज्योग्राफिकली ज्योग्राफिकल टर्म में इसको हम क्या कहेंगे? ये ठीक है, ये आप अंदर की सतह के बारे में बता रहे हैं, ये किसके बारे में है? ठीक है, बच्चों को कंसेप्ट सबसे पहले इस कंसेप्ट के बारे में बताना है ना, ये जरूरी है, बाकी तो बताइए। नेक्स्ट, इंग्लिश के कोई भी लेसन अभी तक हुआ नहीं है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, चैप्टर का टाइटल और जो चैप्टर की हेडलाइन है जो आपके सामने है, जनरली थोड़ा सा मैं इसके सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पर बात करना चाहूँगा कि इसका जो ऑथेंटिक या फिर यूँ कह लीजिए जो इसका जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। आप सबको पता है, जनरली आपने बचपन से पढ़ा होगा और आप पढ़ते चले आए हैं। आप इस चैप्टर के नाम को क्या बुलाते हैं? एडजेक्टिव। क्या बुलाते हैं? एडजेक्टिव। हम सब ने बचपन से इसे एडजेक्टिव ही बुलाया है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, इसे पढ़ाने से पहले, इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं इसका आपको जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन बता दूं। हम इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आपको बता दूं डी यहाँ पे क्या है? साइलेंट। डी इज साइलेंट हियर, सो वी कांट प्रोनाउंस इट एडजेक्टिव, वी शुड प्रोनाउंस इट व्हाट? एडजेक्टिव। What should we pronounce it? Adjective. This is not adjective. This is what? Adjective. Like मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूं, जैसे this is the name of a day. आप क्या बुलाते हो? वेडनेसडे। बहुत सारे लोग होंगे जो इसे वेडनेसडे बुलाते होंगे, बट ये वेडनेसडे नहीं है। आपको पता है डी यहाँ भी साइलेंट है, तो डी यहाँ भी साइलेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वेडनेसडे। सिमिलरली लाइकवाइज आपको बता दूं, हम इसे क्या बुलाएंगे? एडजेक्टिव। एक चीज समझिएगा, देखिए इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी में। अगर आप किसी वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो ये एक अलग लेवल पे आपको ले जाता है। सबने बचपन से पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव कुछ नया है, कुछ ना पता नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, डेफिनेटली 12th में पढ़ा होगा। तो मैं कुछ एडजेक्टिव के बारे में बताऊं, एडजेक्टिव के बारे में कहूं, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए एडजेक्टिव किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है किसे कहा जाता है एडजेक्टिव? एनीवन ऑफ यू? यस। A word that modifies noun or pronoun. A word that modifies. ना। ये आपको समझना पड़ेगा। Modify is a different word. ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ modify का क्या मतलब है। और कोई बताएगा? Somebody else? बात करने के बनाना ये। देखो, एडजेक्टिव समझने के लिए दो टर्म्स हैं, दो वर्ड्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तभी आप एडजेक्टिव को समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड बोला है, मैं इस पे आ रहा हूं एडजेक्टिव पे, बट सबसे पहले एक वर्ड इन्होंने बोला है मॉडिफाई। क्या बोला है? मॉडिफाई। अब मैं पूरी डेफिनेशन सुनता, उससे पहले ही मैंने रोक दिया, मना कर दिया। क्यों रोक दिया, क्यों मना कर दिया? उसके पीछे एक कॉज है। इन्होंने बोला कि अ वर्ड दैट मॉडिफाई, तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता। एडजेक्टिव का काम क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। पहले इस वर्ड मॉडिफाई का समझिए क्या मतलब है। मॉडिफाई का मतलब होता है टू मेक सम चेंज। इसका क्या मतलब होता है? टू मेक सम, क्या बताओ, ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी चीज में, ध्यान से समझिएगा प्लीज लिसन, जब आप किसी चीज में कोई चेंज लेके आते हैं, कोई बदलाव लेके आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो उस वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी चीज में कुछ चेंज लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने उसे क्या किया है? मॉडिफाई किया है। बेसिकली वर्ड मॉडिफाई का मतलब ही है बदलाव लाना, चेंज लाना। जैसे आप मान लीजिए नई नई बाइक खरीदते हैं, नई नई कार खरीदते हैं, और आप कहते हैं कि जा रहे हैं हम इसको मॉडिफाई करवाने। क्या करवाने जा रहे हैं? मॉडिफाई करवाने जा रहे हैं। तो मॉडिफाई करने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसा आपको उसमें कुछ पसंद नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या लाना चाहते हैं? चेंज लाना चाहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाई करना। जैसे मान लीजिए बाइक का आपको सीट कवर पसंद नहीं था,
उसकी लाइट्स आपको पसंद नहीं थी, उसका हॉर्न आपको पसंद नहीं था, आपने उसमें अपने अकॉर्डिंग क्या लाया है, चेंज लाया है। ये क्या है बताओ, मॉडिफाई करना। मैं आपको बता दूं, मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव्स नहीं करते हैं, मॉडिफाई करने का काम लैंग्वेज के अंदर एडवर्ब्स करते हैं। एडवर्ब्स आर मॉडिफाइड, एडवर्ब्स आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई करते हैं। बट एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, ये जरा समझिएगा। एडजेक्टिव्स जो काम करते हैं वो आपको बता दूं क्वालिफाई करने का काम करते हैं। किसका काम करने का करते हैं भाई, क्वालिफाई। ये दो टर्म समझिएगा, एक क्वालिफाई है, दूसरी तरफ क्या है बताओ, मॉडिफाई। मॉडिफाई करने का मतलब है कि उसमें चेंज लाना, बदलाव लाना। जब कोई वर्ड किसी वर्ड में चेंज लाता है तो आप कह सकते हैं वो उसे मॉडिफाई करता है। बट क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, क्वालिफाई करने का मतलब है कि एक्सप्रेस और स्टेट सम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ओके, नाउ गिव एग्जांपल्स ऑफ these two things. Modifying and यस, qualifying. श्योर। जैसे मैंने कहा लंदन इज अ हिस्टोरिकल सिटी। लंदन इज अ हिस्टोरिकल सिटी। ये सेंटेंस मैंने लिखा है। थोड़ी देर के लिए है ना, हम इसमें से हिस्टोरिकल वर्ड को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। आप मुझे सब लोग बताओ, आप इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हो? लंदन इज अ सिटी। अरे भाई किसकी बात कर रहे हैं? लंदन की बात कर रहे हैं ना, लंदन की बात कर रहे हैं। आपको पता है लंदन क्या है एक्चुअल में? एक सिटी का क्या है, नाम है। और नाम है तो ये क्या है, नाउन है। इससे बगैर हिस्टोरिकल के पढ़िए। लंदन इज अ सिटी, लंदन क्या है, शहर है। लेकिन अब जरा पढ़िएगा, लंदन इज अ हिस्टोरिकल सिटी। जैसे ही हिस्टोरिकल वर्ड आता है, आपको पता है लंदन के बारे में, शहर के बारे में, इस नाउन के बारे में आपको कुछ और भी पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि लंदन शहर तो है, लेकिन लंदन कैसा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, ऐतिहासिक शहर है। आपको पता है ये हिस्टोरिकल वर्ड लंदन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। ओके फाइन, मॉडिफाई कर देता है। अब समझ में आ गया। एक बात बस आपसे मेरे को पूछना है, इंग्लिश टीचिंग में पर्टिकुलरली ग्रामर को बढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? मैडम मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा मानना है कि ग्रामर या किसी भी सब्जेक्ट को, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके फंडामेंटल्स पे सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं मेरे प्रश्न को समझिए। मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर? मैडम देयर आर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्टिव टीचिंग एंड पैसिव टीचिंग। तो वॉइस में आ गया। हाँ, देखिए, वॉइस में। आपने कभी इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में सुने हैं? पेडागोजी का पार्ट है। आप इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड सब सुने हैं? आप लोगों में से किसी ने सुना है? इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जब बच्चों को कोई चीज नॉलेज में देते हैं किसी कंसेप्ट के थ्रू, देन उसके बाद बच्चा उस कंसेप्ट को यूज करते हुए अपनी बाकी बातों को समझ लेता है। यहाँ पे आप एडजेक्टिव को किस प्रकार इंडक्टिव में पढ़ाएंगे? हम जैसे एग्जांपल देंगे इसका पहले कि हाँ। उसके बाद बच्चा खुद अपने आप समझ जाएगा कि मेरी बाकी चीजों में कैसे मैं उसको Exactly. On the basis of the example, he or she will derive the definition of adjective. Deductive में क्या करेंगे? Deductive में इसका reverse हो जाएगा. First of all, you have to write the definition of adjective, and on the basis of the definition, you will ask your students to give some examples of adjective. If they are able to give it, then it means you are teaching English with the method of inductive and deductive method. So always remember, ये आपका theoretical प्रश्न भी आता है कि what is the best method of teaching English grammar? Then you can say that the inductive and deductive methods are the best method for English teaching grammar. One thing, another thing, whenever you are going to teach grammar to your students, first of all, judge whether they know about this problem. आपने इसको डिफाइन किया, ये आपको पता चला कि एडजेक्टिव क्या है, ये आपने बताया। लेकिन उससे पहले आप बताइए पहले नाउन, हाउ नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटेल। जैसे कि आपने ये एग्जांपल ले रहे थे, बढ़िया है। अगर आप इसको छिपा देते हैं देन इट बिकम ए नाउन। इफ यू ऐड समथिंग देन इट विल बिकम द एडजेक्टिव। देन व्हाट इज एडजेक्टिव नाउन हियर? व्हिच इन दिस सेंटेंस what is adjective here? Ask your students to come and underline the word. What is exactly adjective here? I have first of all Okay, fine. ठीक है, लेकिन फर्स्ट आप ध्यान रखिए किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो इसका उत्तर ये ऐसे नहीं दे पाएंगे, आपका लेवल थोड़ा हाई जा रहा है। मैं बैंकिंग एसएससी पढ़ाता हूं। तो यही चीज हमने मार्क किया, आपकी लेवल हाई जा रहा है। आप स्कूल के जो टीचर बनेंगे, जिस क्लास के लिए प्लान बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम भी करते हैं। हम तो पीएचडी भी है, हम अपने लेवल से बच्चों को नहीं, बीएड वालों को नहीं पढ़ाते, हम आपकी लेवल में आके आपके हिसाब से पढ़ाते हैं, ताकि मैं जो पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए। अगर आप अपने लेवल में पढ़ाएंगे तो
जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन वो लेके क्या जा रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। एनीवे, अब मेरे को अभी तक संस्कृत का कोई लेसन नहीं हुआ है, संस्कृत के बच्चे कोई है? एनीवे, वो जरूर नहीं होगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी जल्दी